हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप के ऊपर। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे रैंडम वेरिएबल के ऊपर। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, लेकिन ये रैंडम वेरिएबल इस स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो सैंपल स्पेस दिया गया है, उस सैंपल स्पेस से आप एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। अब ये रैंडम वेरिएबल क्यों डिफाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, इस बात को थोड़ा सा आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। जब आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो वहां से आपके पास में एक सैंपल स्पेस डिफाइन होता है। उस सैंपल स्पेस से किसी को हम रैंडम वेरिएबल की तरह डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। लेट्स से सपोज मेरे पास में दो कॉइन है। मान लीजिए मेरे पास दो कॉइन है और दो कॉइन से मैंने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है सर? हेड हेड आ सकता है, मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है। हेड टेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। टेल हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। टेल टेल आ सकता है। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपने क्या डिफाइन कर दिया? सैंपल। अब इस सैंपल से मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा सर लेट्स से सपोज एक्स हमारा एक रैंडम वेरिएबल हो गया। एक्स क्या हो गया बेटा? एक रैंडम वेरिएबल हो गया। लेकिन ये एक्स है कौन? तो आपने डिफाइन किया एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स को आपने क्या बोल दिया बेटा? एक्स। तो ये जो एक्स आप देख पा रहे हो यही आपका रैंडम वेरिएबल है। यही क्या है बेटा? आपका रैंडम वेरिएबल है। अब ये जो x आपने डिफाइन किया है इसको आपने बोला नंबर ऑफ हेड, तो हमें सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कि सर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आपने कहा सर x की वैल्यू हो सकती है 0, हो सकता है एक भी हेड नहीं आए। x की वैल्यू हो सकती है 1, हो सकता है एक हेड आपके सामने आ जाए। x की वैल्यू हो सकती है 2, हो सकता है दो हेड आ जाए। हमने कहा ठीक है। अब बात आती है कि सर इस x के होने की प्रोबेबिलिटी, गेम तो प्रोबेबिलिटी का चल रहा है ना पूरा। हमने कहा बिल्कुल। इस x के होने की प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर? यहां पर px, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो मुझे एक बात बताओ, आप जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपने कहा सर टोटल चार आउटकम है। टोटल क्या है बच्चे? चार आउटकम है। इसमें जीरो हेड आने के लिए सुटेबल या फेवरेबल कौन है? सिर्फ एक। तो आप कहेंगे सर जीरो हेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आपके पास में चार आउटकम है, फेवरेबल है सिर्फ दो। तो आप कहेंगे सर ये प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/4। टू हेड होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा एक ही फेवरेबल है, तो 1/4। इसके अलावा कोई भी केस नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है? एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। जैसे आप रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं वहां से आप उसकी प्रोबेबिलिटी को कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब इस तरीके से ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है इसके अपने कुछ नियम होते हैं, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, ये जो रैंडम वेरिएबल बेटा आपने डिफाइन किया है, इस रैंडम वेरिएबल में और एक दूसरे रैंडम वेरिएबल में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जब हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, जब हम रैंडम वेरिएबल को यहां पर डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर मैंने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है ये रैंडम वेरिएबल, ये जो रैंडम वेरिएबल है इसमें क्या हो रहा है सर? इस रैंडम वेरिएबल के अंदर, इस रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है सर? इस रैंडम वेरिएबल के अंदर जो एक्स की वैल्यूज है वो है 0 1 2, लाइक डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है जिसको मैं काउंट कर सकता हूं। एक है सर 0, एक है सर 1, एक क्या है यहां पर 2 है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप x की वैल्यू कंसीडर करें तो एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू यानी एक इंटरवल कंसीडर करना पड़ जाए। सर x की वैल्यू क्या है? 1 से 3, तो ये एक इंटरवल हो गया। इस तरह के रैंडम वेरिएबल को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और इस तरह के रैंडम वेरिएबल को जिसमें अलग अलग वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो ओवरऑल डियर, अगर मैं बात करूं तो ये जो रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन करने जा रहे हैं, ये रैंडम वेरिएबल, अरे क्या हुआ भाई? हाँ, ये रैंडम वेरिएबल बेसिकली आपके पास में दो टाइप का हो सकता है। हमने कहा ठीक है। दो टाइप में कौन कौन से टाइप आ रहे हैं सर? सबसे पहले आएगा आपके पास में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल।
और दूसरी कैटेगरी आपके पास में आएगी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये दो तरह के रैंडम वेरिएबल आपके पास में हो सकते हैं। डिस्क्रीट रैंडम, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब ही ये होता है कि नंबर्स जब काउंटेबल होते हैं ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा 1 से लेकर 10 के बीच में कितने इंटीजर्स है, तो ये काउंटेबल है 2 3 4 5 6 7 8 9, सर ये काउंटेबल हुआ। अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 10 में कितने नंबर्स है, तो ये काउंटेबल नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दो अलग अलग चीजें। डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल नंबर्स जब आपके सामने आते हैं तो डिस्क्रीट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टिन्यूअस वर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर नंबर्स को काउंट नहीं कर पा रहे हो आप, 1 से 10 के बीच में कितने नंबर है सर, नहीं काउंट कर पाएंगे, कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो अगर हम बात करें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में, यदि मैं आपको कुछ बताना चाहूं तो सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके बारे में यही होगा, इट टेक्स काउंटेबल वैल्यूज और नंबर्स। तो सर कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैंने कहा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया इट टेक्स वैल्यूज इन इंटरवल, तो ध्यान रखना ये इंटरवल में वैल्यूज को कंसीडर करता है। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी दी जाती है ना, वो px से दी जाती है। जैसे आपने हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख दी ना, इसको बोलते हैं px, और इस px को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी is given by probability mass function। probability mass function मतलब PMF, क्लियर है? और इसको आप px भी बोलते हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सर इसमें कैसे दी जाती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी is given by probability डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको आप पीडीएफ भी बोलते हो, और ये दिया जाता है एफएक्स से। मतलब यहां अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, जैसे मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफएक्स, और हमसे बोला गया है सर इस केस में बताओ x 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, x सर 1 होने की प्रोबेबिलिटी 2/4, x सर 2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो किसी भी वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो बता पाएंगे ना? मैंने कहा बिल्कुल बता पाएंगे। लेकिन ये डिस्क्रीट का केस था। कॉन्टिन्यूअस में अगर आप पूछेंगे कि सर x के a से b तक होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो कैसे दी जाती है? वो दी जाती है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन fx dx, और कहां से कहां तक? x इक्वल्स टू a टू b। कुछ इस तरीके से आपको क्या देना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी देना पड़ेगा। अब देखिए सर ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड की है, इस प्रोबेबिलिटी को मैं दो तरीके से लिखूंगा। मैंने कहा दो तरीके से कैसे लिखोगे? जरा देखो, जरा ध्यान से, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा अगर मैं इसको लिख देता हूं कि ये मैंने क्या फाइंड किया, तो आप कहेंगे सर ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, या आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है x के a से b के बीच में रहने की। तो मैंने कहा अच्छा x a से b के बीच में है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे दी जाएगी। हमने कहा बिल्कुल दी जाएगी। तो मैं अगर यहां पर ऐसा बोल दूं, मैं अगर यहां पर बच्चे ऐसा बोल दूं कि ये जो x आप लिख रहे हो, ये जो x आप लिख रहे हो, अगर मैंने यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, तो
अगर मैंने यहां पर इक्वल्स टू का साइन लगा दिया तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि एक्चुअल में इस केस में जो प्रोबेबिलिटी दी जा रही है ना, वो दी जा रही है इंटीग्रेशन से। और जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो a से b एफ एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ होगा कि सर यहां पर एक एक्सिस रहा होगा, लेट्स से सपोज यहां पर भी एक एक्सिस रहा होगा, ये मान लो ऐसे कहीं जा रहा होगा मान लो। तो a से b का मतलब है कि आपने यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया है, तो ये एरिया, और यही किसको बता रहा है सर? प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। हमने कहा ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट ए और पॉइंट बी इंक्लूड हो या नहीं हो, दोनों कंडीशन में जो एरिया आएगा वो आपके पास सिमिलर आता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर प्रोबेबिलिटी ए से बी तक आप पता कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी ए से बी पता कर रहे हैं जिसमें ए और बी इंक्लूड हो, तो इस केस में क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जब इस केस में आप आएंगे तो आप मान लीजिए कि जो 2 कॉइन वाला केस था उसको एज एग्जांपल ले लीजिए। यहां पर 2 कॉइन्स का जो केस था उसको आपने क्या ले लिया? एज एग्जांपल ले लिया। तो मैंने यहां पर सैंपल लिखा, तो मैंने कहा सैंपल क्या क्या हो जाएगा? तो सैंपल आपने कहा सर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सर ये सैंपल था। हमने कहा ठीक है ये सैंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आपने कहा x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2। मैंने कहा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? सर अभी अभी आपने बताया 1/4, 2/4, 1/4, ये हो सकता है सर। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाइड करके पूछूं आपसे कि सर what is probability, what is the probability for x when x belongs to 0 to 2? यदि ये 0 से 2 के बीच में हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपने कहा सर 0 से 2 के बीच में हो, इसका मतलब 0 से 2 के बीच में तो एक ही नंबर है। मैंने कहा हाँ 1। तो आंसर क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ये कितना है? 2/4। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल देता हूं प्रोबेबिलिटी 0 to 2 when 0 and 2 are also include, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 2 हो सकता है। तो यहां पर गेम थोड़ा सा बदल जाएगा। तो यहां थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है कि क्या बोला जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो आंसर आ गया। तो ये डिस्क्रीट की कहानी है, ये कॉन्टिन्यूअस की कहानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं इसके ऊपर एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा, तो आपको पता भी चलेगा कि अच्छा किस तरीके से इन चीजों को डील किया जा रहा है। उन एग्जांपल्स की मदद से आपको ये सारी स्टोरी समझ में भी आएगी। तो हमने कहा कि सर आई थिंक इतना पॉइंट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी दी जा रही है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो px डायरेक्टली खुद से प्रोबेबिलिटी बता रहा है, यहां fx खुद से प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा। यहां px खुद से प्रोबेबिलिटी बता रहा है, यहां fx प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा, fx का एरिया प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है, तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर। So in this case, in discrete random variable, px gives the probability and summation of px, यानी जितने भी px है उन सबको यदि मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। कैसे सर? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपने एक एग्जाम्पल लिखा था, उसके अंदर x की वैल्यू 0 हो सकती थी, x की वैल्यू 1 हो सकती थी, x की वैल्यू 2 हो सकती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती थी। तो सारे px आपने ऐड कर दिए, तो आंसर देखो 1/4, 2/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1। और ऐसा होना भी चाहिए ना। यदि आप सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर लेते हैं और सारी पॉसिबिलिटीज को यदि ऐड कर दोगे तो फिर 100% पॉसिबिलिटी बननी चाहिए ना, आंसर 1 आना चाहिए ना। हमने कहा बिल्कुल आएगा। तो यहां पर समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमेशा किसके बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप यहां पर देखेंगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर मतलब इस साइड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर, तो हमने कहा सर इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की अगर मैं बात करूंगा तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आप क्या कहेंगे सर? एफ एक्स
एरिया ऑफ एफ एक्स, एरिया ऑफ एफ एक्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी। एरिया ऑफ एफ एक्स आपको प्रोबेबिलिटी देगा। तो हमने कहा यदि मैं एफ एक्स का पूरा एरिया कवर कर लेता हूं, मैंने कहा पूरा एरिया कैसे कवर करोगे सर? पूरा एरिया कवर किया जाएगा जब मैं इसको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इसका आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं सर इसके अंदर, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या मीन कैसे फाइंड किया जाता है सर, वेरिएंस कैसे फाइंड किया जाता है, हर एक पॉइंट पर हम लोग अप्रोच करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप आराम से इतना देख लीजिए कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं आपको इसके अंदर एक एग्जाम्पल बताता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे रैंडम वेरिएबल यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर क्योंकि ये एग्जाम में भी आपके लिखा हुआ आएगा। तो ये बोल रहा है डाइस इज गिवन इन सच अ वे that probability of getting face x is proportional to x, the probability of an odd number occurring when the dice is rolled would be। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मतलब कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? उनके दिमाग में ये आएगा कि सर किसी भी डाइस में अगर 6 नंबर आपको दिए गए 1 2 3 4 5 6, तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। अब यदि हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो मैं कहूंगा सर ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ऑड नंबर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। ऑड नंबर क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। तो सर 1 के आने की प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं 1/6 है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। सो आंसर हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। लेकिन ये एक फेयर डाइस नहीं है। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस x इज प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि सर वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज प्रोपोर्शनल टू x। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं तो ये बन जाएगा kx, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज इक्वल्स टू k, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल्स टू 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इक्वल्स टू 3k, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इक्वल्स टू 4k, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इक्वल्स टू 5k, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इक्वल्स टू 6k। यानी x कौन है? नंबर गेटिंग ऑन फेस। फेस पर जो भी नंबर आ रहा है उसको आपने x बोल दिया। तो फेस पर क्या क्या नंबर आ सकता है सर? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या ये काउंटेबल है?
बिल्कुल सर ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे सर ये किस तरह का रैंडम वेरिएबल है, सर ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। यदि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो ये जो px आपके पास में आ रहा है ये कौन हुआ सर, ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि समीशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 होता है? बिल्कुल होता है। तो जो जो केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मतलब x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, x5 हो सकता है, x6 हो सकता है, और ये कितना हो गया इक्वल्स टू 1। हमने कहा कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, k, 2 होने की प्रोबेबिलिटी 2k, 3 होने की प्रोबेबिलिटी 3k, 4 होने की प्रोबेबिलिटी 4k, ये आ गया 5k, ये आ गया 6k इक्वल्स टू 1। जब मैंने इसको सब ऐड कर दिया तो ये मेरे ख्याल से आ रहा है 11, 11 और 4 15, 15, 18, 18 और 3 21। तो ये बन गया बेटा 21k इक्वल्स टू 1। सो k इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/21, 1/21 आ रहा है। हमने कहा ठीक है सर, अगर ये 1/21 आ रहा है, अगर ये 1/21 आ रहा है तो अब क्या करेंगे? मैंने कहा अब तो हमारे लिए टास्क आसान हो चुका है ना। कैसे आसान हो चुका है? यदि आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ चुकी है। मैंने कहा कैसे? हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए सर? मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है बेटा? k। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या है सर? 3k। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है सर? 5k। और k की जो वैल्यू है वो आपके पास अवेलेबल है 1/21, 3/21, 5/21। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये आ रहा है हमारे पास में 8 + 9, 9/21, आई थिंक ये आ रहा है 3/7। बेस्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। हमने बिल्कुल बेसिक से आपको ये बात बता दी। अब ऐसे ही एक अप्रोच मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में भी बताता हूं कि सर उसमें एक्स कैसे डिफाइन होता है और कैसे आपको थोड़ा सा अप्रोच लगानी पड़ती है। तो मेरे पास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल सी कहानी है, देखिए। अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, बच्चों जैसे क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है सर, फाइंड द वैल्यू find the value of lambda such that function fx is valid probability density function, वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और हमें दिया गया है fx इक्वल्स टू लैम्डा x - 1, 2 - x, और यहां दिया गया फॉर x बिटवीन 1 to 2, otherwise इट इज 0। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या अवेलेबल है। उसने बोला कि सर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि सर जो fx है वो आपका वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ है। तो सर पीडीएफ के बारे में क्या जानते हैं? मैंने कहा पीडीएफ के बारे में जानता हूं कि अगर मैं उसको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करता हूं, किसको? fx को। तो अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट fx को इंटीग्रेट करूंगा तो इट विल बिकम्स 1, मतलब इट विल इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर होगा क्योंकि पूरा का पूरा एरिया कवर हो चुका है, और पूरा का पूरा एरिया का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी 1। हमने कहा कि सर यहां बोल रहा है 1 से 2 के बीच में fx इतना है, बाकी सभी टाइम 0 है। तो मैंने कहा इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। पहले जाना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक fx dx, प्लस फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 से 2 तक fx dx, प्लस फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 से वापस से प्लस इनफाइनाइट तक fx
डी एक्स इक्वल्स टू 1। हमने कहा कि सर ये जो टर्म है ये तो हो गई 0 और ये टर्म भी हो गई हमारे पास में 0। तो अल्टीमेटली जो एफ एक्स आप देख पा रहे हैं ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2। और एफ एक्स कौन है सर, एफ एक्स हमारे पास में लैम्डा एक्स -1 2 माइनस एक्स, और ये आ गया हमारे पास में डी एक्स, और इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा 1। इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा 1। तो हमने कहा कि सर देखिए इसको हम बोल रहे हैं लैम्डा, इसको हम क्या बोल रहे हैं लैम्डा, उसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब अंदर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है 1 से 2 2x, 2x, x जाएगा माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस एक्स, यहां कौन आ गया dx इक्वल्स टू 1। हमने कहा सर इंटीग्रेशन 1 से 2। अब अगर आप देखेंगे तो सर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x प्लस एक्स बन रहा है सर 3x माइनस एक्स स्क्वायर -2, और ये बन गया हमारे पास में dx इक्वल्स टू 1, dx इक्वल्स टू 1। अब हमने कहा सर इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो लैम्डा अपनी जगह पर, आप देखिए जो 3x है उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ये बन जाएगा 2x, और यहां पर हमने पुट कर दिया 1 से 2 और ये बन गया हमारे पास में 1। हमने कहा कि सर ये है लैम्डा, अब अगर हम पुट करें इसमें 2 पुट कर देते हैं तो ये 2 स्क्वायर यानी 4, ये कैंसिल आउट 2, तो सर यहां पर आ रहा है 6। हमने कहा ठीक है 6, यहां पर 2 पुट करूंगा तो 8/3, सर यहां पर आ रहा है -8/3, यहां पर अगर 2 पुट करेंगे तो -4, कैलकुलेशन है बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। अब 1 पुट कर देते हैं तो सर ये आ रहा है 3/2 -1/3 -2 इक्वल्स टू 1। जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है सर, और आगे सॉल्व करने से ये आ रहा है लैम्डा, और यदि आप देखिए ध्यान से यहां पर तो 6 - 4 = 2, एलसीएम ले लो तो ये आ रहा है शायद 6 - 8/3, चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन, माइनस यहां से अगर मैं देखूं तो इधर भी 6 एलसीएम आ गया सर, ऊपर क्या आ रहा है, मैंने कहा ऊपर आ रहा है 9, इधर कौन आ रहा है सर -2, इधर कौन आ रहा है सर, यहाँ तो पूरा 12 का 12 भी आ गया, इक्वल्स टू 1। करते हैं भाई थोड़ा और सॉल्व करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सर -2/3, -2/3। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है -5, तो माइनस प्लस 5/6 ऐसा कुछ आ रहा है। चलो हम तो करते रहते हैं जो भी आ रहा हो। अब क्या करना है सर, मैंने कहा सेम प्रोसेस, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपने लिया कितना आया सर 6 आ गया, तो यहां पर आ गया -4, यहां पर आ गया +5, यहां पर आ गया 1, तो ये आ रहा है लैम्डा इक्वल्स टू 6। मैंने कहा बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी रैंडम वेरिएबल को हमने इंट्रोड्यूस करवाया मतलब इससे रिलेटेड अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है कि सर वेरिएंस, मीन वैल्यू, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सब चीजों पर चर्चा करनी है। लेकिन जरूरी है पहले आप इन चीजों को बड़ी आसानी से समझें और इन चीजों को बेहतर तरीके से डील करें। अगर आप इनको अच्छे से डील करने लग जाएंगे ना तो आप आगे आने वाली चीजों को बड़ी आसानी से डील कर पाएंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी को यदि समझना है तो चीजों को बेहतर तरीके से समझिए। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोबेबिलिटी है क्या। हमने कहा प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। अब सिचुएशन में फेवरेबल क्या बन रहा है, टोटल क्या बन रहा है, वो आपको देखने की जरूरत है। तो पहले पार्ट में आपने ये सब चीजें देखी कि किस तरीके से अलग अलग कंडीशंस में आप वहां पर फेवरेबल और टोटल को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि जब सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, हमारी अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जैसे नॉर्मली एक फेयर डाइस होता तो आप बड़ी आसानी से कर लेते, अब डाइस हो गया बायस्ड, ये क्या हो गया, बायस्ड हो गया, तो कहानी बदल गई। कहानी बदल गई तो फिर आपको रैंडम वेरिएबल की मदद से जाना पड़ रहा है। ये रैंडम वेरिएबल कैसे मदद करेगा, आगे भी किस तरीके से हेल्प करेगा, वो जब आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आने वाला है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो बात मैंने बताई होगी वो आपको क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें कवर करनी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, ऐसे ही आप आगे आने वाले लेक्चर्स को भी एंजॉय करने वाले हैं। बने रहिए इजी प्रेप के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच।